सोने और चांदी में हुआ है ब्लड बाथ और जिस हिसाब से गिर रहा है लोग समझ नहीं पा रहे करना क्या है। जिस हिसाब से गिरावट चल रही है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि 2011 में जब 45% गोल्ड गिर गया था, क्या सेम सिनेरियो अब हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको जानेंगे। इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि गोल्ड कब गिरता है, गोल्ड कब बढ़ता है। कोई स्पेकुलेशन नहीं, सीधे सीधे प्रैक्टिकल नॉलेज, ताकि सही डिसीजन लेने में हम हेल्प कर पाए। तो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रैक्टिकली इस समय पे बाजार में क्या हो रहा है, 2011 में क्या हुआ था जब बाजार में क्रैश आया था। इसके बेसिस पे हम आज का डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं चार्ट पे ले चलूं तो सबसे पहले ये देखो, यहां पे जो वॉल्यूम्स आई हैं, कितनी ड्रास्टिक वॉल्यूम है। ये सेल और बाय की वॉल्यूम है, इसको मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन हमें देखना है 2011 में बेसिकली हुआ क्या था। जब हम 2011 वाले टाइम पे जाएंगे तो इस समय पे आप देखो बाजार में एकदम से ऑल टाइम हाई हिट करता है जो गोल्ड है, उसके बाद यहां से 43% की गिरावट दिखाता है। लेकिन गिरावट दिखाने से पहले जो गोल्ड है उसने जो रैली दी थी, अप्रोक्सीमेटली 200% से ज्यादा की रैली थी वहां पे। उसके बाद आती है गिरावट। लेकिन इस समय पे क्या हो रहा है, और आरएसआई को आपको ध्यान से देखना। देखो, जब ये अपने ऑल टाइम हाई के पास था तो जो आरएसआई था वो 83 का था। उसके बाद वो गिरते गिरते करीब करीब 29 के आरएसआई पे आ गया था। फिर उसके बाद रिकवरी आई, फिर वापस से गिरावट आती है। तो नेट अगर आप देखोगे तो अगर 23 के आरएसआई के आसपास जाता तो बाउंस बैक आपको देखने को मिलता है। लेकिन हुआ क्या था 2011 में, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो यूएस है वो लगातार गिरता जा रहा था और जो डॉलर है वो वीक होता जा रहा था। उस समय पे पहली बार क्वांटिटेटिव ईजिंग को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई और डॉलर को प्रिंट किया गया, जिस वजह से जो यूएस इकोनॉमी है वो वापस से संभलती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो डॉलर होता है वो स्ट्रांग होता है, लोगों का भरोसा जो डॉलर के ऊपर था वो वापस आता है और जो डॉलर इंडेक्स है वो वापस से ऊंचाइयां छूना शुरू करता है। और जब जब डॉलर इंडेक्स ऊंचाइयां छूता है तो उस वजह से जो गोल्ड है वो गिरता है। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों एक करेंसी के तरीके से काम करते हैं। डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है, इसी के साथ साथ जो गोल्ड है वो रियल एसेट है, कमोडिटी है, एक तरीके से हेज है डॉलर के अगेंस्ट, कि अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो जो गोल्ड है वो नीचे आएगा, गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा। ये हमने हिस्ट्री में बहुत बार देखा है, ये हमने साफ साफ देखा है कि इन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। मतलब लोगों का भरोसा अगर डॉलर से हटा रहे तो ये आपके लिए बढ़िया है। अब बात करेंगे कि गोल्ड में अभी क्या हो रहा है और 2011 से कैसे अलग है। अगर मैं दोबारा आपको बताऊं सोने की बात, फिर चांदी पे आएंगे। सोने में अगर आप करंट लेवल पर देखोगे तो क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम्स आई है ना, ये वॉल्यूम्स एक्चुअली एक खतरे का निशान है हमारे लिए। खतरे का निशान क्यों है? इतनी बड़ी बड़ी सेल वॉल्यूम हमें रिसेंटली इवन पास्ट में भी देखने को नहीं मिली है। ये वॉल्यूम क्या बताती है? ये वॉल्यूम ये बताती है कि ट्रेड हो रहा है, कोई बड़ा निवेशक है या गोल्ड के अंदर, वो सेल कर रहा है। अब वो सेल क्यों कर रहा है ये समझो। गोल्ड हमेशा ऊपर क्यों जाता है? दुनिया में जब अनसर्टेनिटी होती है। दूसरी चीज, जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है। और लास्ट एक हफ्ते में डॉलर इंडेक्स के साथ क्या हुआ, जो डॉलर 96 के आसपास जा चुका था अब वो 99 मतलब 100 को वापस से टच करता हुआ दिखता है। और जब डॉलर इंडेक्स 111 का था 2022 में, उसके बाद लगातार गिर रहा था और 2022 के बाद ही जो गोल्ड है उसमें एक मेजर रैली आपको देखने को मिली और जो डॉलर है उस समय पे रिकवर कर रहा है। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो पॉजिटिव रहा है। क्यों पॉजिटिव हो रहा है ये भी समझो, और ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, फिर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से गोल्ड को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज, ट्रंप, इसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। लोग बोल देंगे कि रिपीटेटिव है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ट्रंप निकला है इस समय पे दुनिया के टूर पे, एशिया के टूर पे, और चाइना की जो मीटिंग है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि होने वाली है 30 अक्टूबर। यहां पे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि इस मीटिंग के अंदर मोस्ट प्रोबेबली एक डील मिल सकती है। अब जो वो डील होगी, इससे बेसिकली क्या होगा, इससे रिलेशंस अच्छे होंगे। जब चाइना और यूएस के रिलेशन है, दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी के रिलेशन अच्छे हुए, तो इससे डॉलर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में जाएगा। अब जब डॉलर पॉजिटिव सेंटीमेंट में जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे जो गोल्ड होगा उसके ऊपर नेगेटिविटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई दुनिया स्टेबल है, ऐसा प्रतीत होता हुआ आपको दिख सकता है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसको समझने की कोशिश करो। देखो, जो यूएस है और स्पेशली जब ट्रंप का टेन्योर चल रहा है, ट्रंप चाहता है कि जो डॉलर है वो वीक हो जाए। ट्रंप क्यों चाहता है? ट्रंप इसलिए चाहता है क्योंकि जो यूएस है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बने। आपको हमेशा याद करना चाहिए पास्ट में क्या हुआ है। हम हमेशा फ्यूचर पे देखते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा पास्ट पे चलती है।
ट्रंप ने हमेशा बोला है मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, मेक अमेरिका बिग अगेन, जो भी उसका थीम है। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो तभी आपका ग्रो कर सकता है जब आपका जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो जाए, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वही करने की कोशिश कर रहा है। सो नेट नेट अगर यहां पे एक डील मिल भी जाए तो भी देयर इज अ हाई चांस कि डॉलर अपनी जो वैल्यू है वो खोएगा, डॉलर डेप्रिशिएट होगा। यूएस में एक मेजर इन्फ्लेशन वाला सिचुएशन चल रही है, और अगर आप फेड की मीटिंग को देखोगे लास्ट बार या जो फ्यूचर में प्रिडिक्ट की जा रही है कि वहां पर एक रेट कट आएगा, और जब जब रेट कट आया है बाजार के अंदर तब तब डॉलर वीक हुआ है। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है जब इंटरेस्ट रेट कट होता है, मतलब लोग प्रिंट करते हैं दोबारा से नोट, और इस वजह से जो वैल्यू है डॉलर की वो गिरती है। और अगेन उस सिचुएशन में जो गोल्ड है वो ऊपर जाता है। जब 2011 में या 2008 के बाद क्वांटिटेटिव ईजिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया था, उस समय पे जो इसके लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं उसको पता नहीं था, तो इस वजह से गोल्ड उस समय पे पॉजिटिव रहा। लेकिन उसके बाद पता चला जब जब क्वांटिटेटिव ईजिंग आती है, मतलब मनी प्रिंटिंग होती है, तो उस समय पे जो लिक्विडिटी है वो हाई होती है, और लॉन्ग टर्म में मतलब अगले 2 से 3 साल में इन्फ्लेशन आ जाता है। और उसके बाद से अगर आप देखोगे 2011 के बाद से यही साइकिल चलती है, 2-3 साल रेट कट रहते हैं, मनी प्रिंट होता है, उसके बाद महंगाई दर बढ़ जाती है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और उसके बाद वापस से रेट हाई होते हैं ताकि इन्फ्लेशन कम हो, और यही साइकिल बार बार चलते हुए आ रही है। थर्ड चीज जिसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, 2011 में जो यूएस का डेट है, अगर आप अभी देखोगे तो 1.78% के आसपास यूएस का डेट हो चुका है, करीब करीब $38 ट्रिलियन से ज्यादा का यूएस का डेट हो चुका है। अब उस समय पे ये हुआ था कि जो डेट है उसको कम किया जा रहा था, जिस वजह से यूएस के ऊपर वापस से ट्रस्ट बढ़ रहा था, जिस वजह से जो डॉलर है उसको वापस से सपोर्ट मिल रहा था, लोग डॉलर के अंदर बॉन्ड इन्वेस्टिंग कर रहे थे। लेकिन उसी वजह से जो गोल्ड है वो गिरना शुरू हो गया था, क्योंकि जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा था। और आज की सिचुएशन हमें क्या बताती है, उससे हमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज, 2025 अक्टूबर के अंदर दुनिया ये अज्यूम करने की कोशिश करे कि भाई एक ट्रेड डील होगी, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भाई बहुत ही सटका हुआ इंसान है, उसके बारे में हम ज्यादा नहीं बोल सकते कि वो ट्रेड डील करेगा नहीं करेगा। वो एक्चुअली चाहता भी नहीं है ट्रेड डील करना, वो चाहता है कि डॉलर डेप्रिशिएट हो जाए, और यूएस कहां जाएगा उसको ऐसा मतलब नहीं है, वरना वो टैरिफ वाली इश्यू नहीं लाता। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप देखोगे चाइना वो स्ट्रांग हो रहा है और उसका भरोसा डॉलर से हटा, इसी वजह से बहुत सारा पैसा जो उसके ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्टेड था यूएस के, वहां से निकल करके उसने गोल्ड खरीदा है। तीसरी चीज, कंटिन्यूअस गोल्ड बाइंग चल रही है इंडिया, चाइना, टर्की और भी जो एशियाई कंट्रीज हैं, क्योंकि जो यूएस है उसने अगेन ट्रस्ट खो दिया है। हो सकता है कि अगर आप यूएस के हिसाब से ना चलो तो आपको उसके स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया जाए। अब स्विफ्ट सिस्टम क्या होता है? अगर आप कभी भी बाय सेल करते हो ऑयल हो गया इंटरनेशनल लेवल पे, तो उस समय पे आपको डॉलर में ट्रेड करना होता है, और इसको ईजी बनाता है स्विफ्ट सिस्टम जो कि यूएस का है। और जब आप यूएस की बात नहीं मानते आपको निकाल दिया जाता है, जैसे रशिया को निकाला गया, और रशिया ने अपनी करेंसी बचाई गोल्ड को खरीद के। और यही चीज इस समय पे जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल कंट्रीज हैं, वो करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर भाई डॉलर के अगेंस्ट हमें जाना है तो हमें गोल्ड तो चाहिए ही होगा। ये चीज होते हुए दिख रही है। तो अब बेसिकली हुआ क्या, इस पूरे ज्ञान का मतलब क्या है, हमें आसान भाषा में बताओ। ये कहानी क्यों सुनाई? ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि जब आपको बोला जाए गोल्ड गिर रहा है तो आपको पता हो गोल्ड क्यों गिर रहा है, और जब आपको बताया जाए गोल्ड बढ़ रहा है तो आपको पता हो गोल्ड क्यों बढ़ रहा है। समझ आ गया होगा आई होप आपको कि गोल्ड बढ़ता कब है और घटता कब है। अभी की सिचुएशन में अगर हम माने तो शॉर्ट टर्म करेक्शन माना जाता है कि हो गई होगा, और अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होगे तो हमने भी डिस्कस किया था कि शॉर्ट टर्म करेक्शन लगता है। क्यों लगता है? अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में क्या हुआ है, अगर आप गोल्ड को देखोगे ना तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते कि क्या होता है। कोई चीज अगर रैली दे रही है, मैं ये मानूं कि 2023 के बाद ये एक मेजर रैली आई है यहां से, जहां पे जो गोल्ड था वो $1,680 पर 1 आउंस था, तो उसके बाद जो रैली आई थी वो आई थी 154% की नेट 2 सालों में। क्या ये रियलिस्टिक रिटर्न है? नहीं, ये रियलिस्टिक रिटर्न्स नहीं थे। ये ऊपर गए थे क्योंकि सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे थे, और उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको जब ये समझ आया, करीब करीब 2024 के बाद कुछ घुसे और कुछ को तो अभी समझ आया, तो अब लोग घुस रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, ये पहुंच गया स्पेकुलेशन के अंदर, यहां पे फ्यूचर ऑप्शन होना लग गया, कमोडिटी ट्रेडिंग होने लग गई। इसके बाद क्या होता है कि यहां पे चलता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग मतलब यहां पे जो बड़े बड़े ईटीएफ मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं कि बाजार में गिरावट आनी चाहिए, तो जो शॉर्ट होता है वो ट्रिगर होता है। सपोज करो मैंने पोजीशन बनाई है लॉन्ग की पोजीशन हो गई कि ये जो
प्राइस है ऊपर जाना चाहिए, शॉर्ट की पोजीशन होगी, ये जो प्राइस है नीचे आना चाहिए। अब जो 28 मतलब आज का दिन था वो शॉर्ट कवरिंग के लिए था और लॉन्ग कवरिंग के लिए था कि भाई आज या तो आप डिलीवरी लो या तो आप बेचो, सेटलमेंट करो। अब जो बड़े लोग थे मतलब ईटीएफ वाले जो बड़े गेम खेलते हैं उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी क्योंकि रैली आई थी। अब शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है आप ये समझो, ये एक तरीके के बम है, ठीक है। मतलब क्या है कि सपोज करो आप एक ईटीएफ वाले हो, मैं हूं, मैंने क्या कहा है कि करीब करीब 4200 तक ये जाना चाहिए। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सारे वॉल्यूम्स में बेचूंगा। यहां पर देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम्स में बिकवाली हो रही है। अब जब बहुत सारे वॉल्यूम में बिकवाली हुई तो क्या हुआ, मेरा प्राइस हिट हो गया, मैंने कवर कर लिया अपना। अब इससे क्या होगा, इससे जो मेरे नीचे बंदा बैठा है जिसने बोला है कि भाई गोल्ड जो है मैं प्रॉफिटेबल तब होऊंगा जब गोल्ड 4800 तक पहुंचेगा, 4080 तक पहुंचेगा, उसने दोबारा बेच दिया यहां पे, तो ये एक और बम ट्रिगर हुआ, फिर ये दूसरा तीसरा होगा। तो ऐसे करके ये ट्रिगर होते जाते हैं क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो रही है यहां पे, आप समझ रहे हो, लोग खरीद रहे हैं। और यहां पर आप देखो एकदम से बाइंग आई थी, क्यों, क्योंकि फैब से लेकर के दिसंबर तक, क्योंकि 28 अक्टूबर को लास्ट एक्सपायरी थी। आपने स्टॉक्स में भी सुना होगा ना, एक्सपायरी आ रही है। एक्सपायरी का क्या मतलब है, उस दिन आपको या तो डिलीवरी लेनी या तो बेचना है। ये चीज हुई है जिस वजह से यहाँ पे गिरावट आई है। और ये ओवरऑल सिनेरियो मिल करके बनाता है कि भाई गिर क्यों रहा है, सोना हो गया या सिल्वर हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो नेट अगर मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से डिस्कस करूं तो भाई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो मेजर सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है हमारा $3900 का, इसके आसपास दिखना चाहिए। अगर ये यहां नहीं रुकता तो आप ये मान करके चलो जो गोल्ड है वो आपको इन शॉर्ट टर्म हो सकता है 3400 तक भी आता हुआ दिखे, मतलब ऑल टाइम हाई से करीब करीब 20% का करेक्शन। ठीक है, आप समझिए 20% का करेक्शन यहां पे आपको लेकर के चलना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी रिकवरी आई हुई है। क्या हमने ये पहले डिस्कस नहीं किया था, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई 10-15% का करेक्शन ड्यू है, कब आएगा किसी को नहीं पता, मुझे लगता है अब आ गया, अब ये आना ही चाहिए था। एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, 3 सिनेरियो है हमारे पास। गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे, अभी तो गोल्ड की बात करें, सेम चीज सिल्वर पे भी अप्लाई होती है तो सिल्वर की इसके बाद बात करेंगे। सबसे पहली चीज क्या होता है, एग्रेसिव इन्वेस्टर। एग्रेसिव मतलब कोई वो इन्वेस्टर जो चाहता है कि भाई मेरे को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है और मैं यहां पे इन्वेस्ट करना चाहता हूं, बल्क बाय करना चाहता हूं। मुझे ये लगता है कि थोड़ा गिरना दो उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों, ये एक फ्री फॉल वाली सिचुएशन है। फ्री फॉल क्या होता है, ये एक फॉलिंग नाइफ है, अगर ये गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा तो कहां तक गिरेगा नहीं पता, जब तक एक हमें सपोर्ट ना दिखे और कंसोलिडेशन ना हो। तो यहां से तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ रुकना चाहिए हमें। दूसरा हो गया मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर। मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर विद लॉन्ग टर्म टेन्योर। लॉन्ग टर्म टेन्योर का क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म टेन्योर का मतलब है भाई 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कमोडिटी में, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर हमें बिल्कुल यहां पे एसआईपी करनी चाहिए, लमसम का ऑप्शन नहीं है। थर्ड हो गया हमारा लो रिस्क इन्वेस्टर, अभी पॉज होकर के बैठना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं ये समझो। 2011 में क्या हुआ था, 2011 एक बहुत अच्छा एग्जांपल रहा है हमारे लिए गोल्ड को समझने का। वो चीज समझो, जब यहां पे गोल्ड की गिरावट हुई 45% के आसपास की, उसके बाद इसको अपना यही ऑल टाइम हाई बनाने में कितना टाइम लगा ये समझो। इतने टाइम में आपने कुछ नहीं पैसा बनाया। 2011 सितंबर से गिरना शुरू होता है और वापस जो ऑल टाइम हाई बनता है हमारा वो बनता है अगस्त 2020 में। मतलब समझ रहे हो आप, यहां पर अगर फंसे और ये गिरना शुरू हुआ तो पूरे के पूरे सालों में कोई रिटर्न्स नहीं बने हैं, मतलब जीरो रिटर्न्स, जीरो रिटर्न्स। तो भाई क्या इतना बड़ा टेन्योर आप होल्ड कर सकते हो? क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है ना, हम हमेशा ये तो देख लेते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है। अरे भाई इन्वेस्ट तो करना है, बट कितना प्रैक्टिकल है गिरावट को मैनेज करना। इसलिए कहते हैं अगर आप ऑल टाइम हाई के आसपास खरीद रहे हो तो थोड़ा सा या तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचो या तो रिस्क पर्सपेक्टिव से सोचो। तो आई होप गोल्ड का समझ आ गया होगा कि भाई वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो भाई साहब पार्शियल प्रॉफिट बुक करने चाहिए। 50 to 70% रिकवरी आएगी तब की तब देखी जाएगी। आरएसआई ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास आता रहा है, 40-20 के आसपास आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा। सो पार्शियल प्रॉफिट एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब बात कर लें अगर हम सिल्वर की, सिल्वर में हमें क्या समझ आ रहा है, सिल्वर में हमें समझ आ रहा है कि यहां पर भी बड़ी बड़ी डंडियां दिख रही हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। क्या हो रहा था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग्स में जो ईटीएफ थे उसकी वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई हो गई थी, बहुत ही ज्यादा मिसमैच हो गया था जो एक रियल एसेट था, मतलब फिजिकल जो हमारा सिल्वर था उसमें, और जो ईटीएफ था, इसलिए ईटीएफ ने पैसा लेना बंद कर दिया था। अब ये जो प्रीमियम था स्टार्टिंग में ईटीएफ और फिजिकल में वो घट गया है, मतलब अब ईटीएफ सस्ते हो गए हैं, लेकिन ईटीएफ पैसे ही नहीं ले तो डालोगे कैसे, समझ रहे हो। और जो सिल्वर है वो और भी ज्यादा गिरता है गोल्ड से,
तो आप ये नेट नेट मानो अभी ये रिस्की सिचुएशन में है, हमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना है, क्योंकि जो सिल्वर है इसकी जो गिरावट बताई जा रही है एक्सपर्ट के थ्रू, वो बताई जा रही है नेट नेट करीब करीब 17% से ज़्यादा गिर सकता है यहाँ से भी। अब आप बोल सकते हो कि भाई जब ऊपर जाता है तो सब ऊपर की बात करता है, जब नीचे जाता है तो जब नीचे की बात करते हैं। इसको कहते हैं कि भाई जब सब बुलिश हैं तो मैं भी बुलिश ही हो जाऊं, ठीक है, जैसे कहते हैं ना, राइट, वॉरेन बफे का कोट था कि सब बुलिश हैं तो भाई मैं बेरिश हो जाता हूं, जब मैं बेरिश हूं तो सब बुलिश हो जाते हैं। सो ये चीज़ है, एज ऑफ नाउ हमें इसी को होल्ड करना है। यहाँ पे कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपके हाथ से निकल जाएगी, कोई फोमो करने की ज़रूरत नहीं है। बी प्रैक्टिकल, बी लॉजिकल, समझो क्या हुआ, क्यों चला, क्यों गिर रहा है। अभी अगर आप ये सोचोगे कि क्या है यहाँ पे फंस जाएगा, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं फंसना चाहिए। अगर आप नेट नेट देखोगे तो थोड़े टाइम की इशू तो रहने ही वाला है, जब तक ये ट्रंप और चाइना की न्यूज़ नहीं आएगी। उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि ये ग्रोथ फेज में वापस जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो गोल्ड और सिल्वर कॉशियस अप्रोच लेना है यहाँ पे, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। इंग्लिश का बहुत प्यारा वर्ड है लेकिन ये बहुत ही रिस्की वर्ड है कि भाई SIP करते रहो, लमसम पे मत जाओ, और अगर आपका शॉर्ट टर्म का विजन है तो फॉर श्योर इस यहाँ पे टिके रहो। 1.5 लाख रुपए INR के टर्म में काफ़ी बार बताया गया है कि 2026 तक ये जाता हुआ दिखेगा, लेकिन क्या स्ट्रेट जाता हुआ दिखेगा? नहीं। चाहे आप गोल्ड उठाओ, चाहे आप सिल्वर उठाओ, 2022 की रिकवरी के बाद भी आप देखोगे यहाँ पे करीब करीब 20% के आसपास का करेक्शन आया था 2023 में। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी जो करेक्शन आया था करीब करीब 16% का आया था, अभी तो 17% का ही चल रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर आप ये सोचो खरीदते ही ऊपर जाएगी, तो भाई ऊपर नहीं जाती। कोई भी चीज़ ऐसे 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 ऊपर जाती है, ठीक है, मतलब ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, और यही चीज़ यहाँ पे होती जा रही है। जब ये बहुत ऊपर जाता है तो करेक्शन में चला जाता है। तो डरने वाली ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कॉशियस रहना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से तो बढ़िया टाइम है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो भाई जो आप खरीदने के लिए तैयार थे $4,000 पे गोल्ड, आज की डेट में 39,000 के आसपास आ गया है गोल्ड। अब क्यों डरना है? रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा गोल्ड में क्या चल रहा है। गोल्ड में थोड़ा सा संभल के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो SIP हमें जारी करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। क्या हुआ? मार्केट मूड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीडी जोन पे। एक्सट्रीम ग्रीडी जोन मतलब लोग सोच रहे हैं अब शेयर बाजार यहां से ऑल टाइम हाई हिट कर देगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है शेयर बाजार के अंदर। अब शेयर बाजार में भी कुछ बहुत बढ़िया स्टॉक्स रहे आज, जैसे जिंदल स्टील, इंडियन बैंक, टाटा स्टील, JSW लाइफ इंश्योरेंस, जहां पे थोड़ी सी अप मूव दिखी। लेकिन लूजर्स रहे वोडाफोन आइडिया, अदानी एनर्जी, इसके बाद हिंदुस्तान जिंक, टाटा मोटर्स, पॉली कैप के अंदर गिरावट दिखी। ये नॉर्मल चीज़ें, इसमें कुछ बहुत मेजर नहीं हो रहा। भाई ऑल टाइम हाई के पास गया है तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही है। तो सिंपल सी बात है, एज अ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। कभी भी अगर आप किसी भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से पूछोगे जो थोड़ा सा भी मार्केट को थोड़ा ट्रैक करता है, उसका एक सिंपल सा रूल होता है। वो सिंपल सा रूल क्या है? सिंपल सा रूल ये है कि भाई साहब जब भी बाजार अपने पीक पर हो, मतलब इस वाले जोन पर हो, SIP बंद कर दो, आपका लमसम बिल्कुल मत करो। जब बाजार के अंदर गिरावट आए तो वापस से अपनी SIP और लमसम डाल दो। इससे क्या होगा, आपको लोअर कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपकी जो NAV है वो सस्ते मिलेंगे, गोल्ड की जो यूनिट है वो ज़्यादा मिलेगी, और बाजार चलता है भाई। कभी भी अगर आप फोमो में आ जाओगे कि बाजार ऑल टाइम हाई चला गया, अब तो कुछ ही नहीं मिलने वाला, तो आप फंस जाओगे। क्योंकि आप ये समझो, अगर कोई भी इंसान इस वाले प्राइस पे खरीदता है निफ्टी को 25,000 वाले, तो आपको क्या लगता है क्या निफ्टी 25,000 पे वापस आ जाएगा अगर गिर गया? तो आप ये समझो लास्ट टाइम जून 2025 में निफ्टी आया था इस प्राइस के आसपास, उसके बाद अक्टूबर में आया। तो जिस बंदे ने यहाँ खरीदा है भाई, वो आज भी बैठा हुआ है कि मेरी रिकवरी आ जाए तब मैं खरीदूं, नो प्रॉफिट नो लॉस में। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारी दिक्कत ही है, हम रिस्क नहीं समझते, हम फोमो में आते हैं, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब क्या है कि भाई हमें डर लग गया, अब तो चीज़ें निकल गई हाथ से। नई चीज़ें कभी हाथ से नहीं निकलती। कोई भी रैली आई है, एग्जाम्पल के तौर पे ये समझो, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, कहीं पर भी जो भी रिकवरी आई है यहाँ से यहाँ तक, करेक्शन बीच बीच में आया है, और करेक्शन ही होता है जो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टर बनाता है। अगर आप देखोगे गोल्ड के अंदर थोड़े टाइम पहले तक क्या था कि गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो। अब गोल्ड गिरने लग गया तो लोग कह रहे हैं स्टॉक खरीदो, स्टॉक खरीदो, स्टॉक खरीदो। नहीं मेरे भाई नहीं, जो चीज़ ऊपर चलेगी वो चीज़ नीचे आएगी, फिर ऊपर चलेगी, फिर नीचे आएगी। सिंपल रूल है स्टॉक मार्केट का, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड होता है। कई बार लोग बुलिश होंगे, कई बार लोग बेरिश होंगे, और ये चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिटरमाइंड करती हैं।
कोई भी चीज़ ओवरनाइट चेंज हो सकती है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक रहना चाहिए हमें। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हमें अच्छे एसेट्स देखने चाहिए। सो आई होप आपको ये समझ आया हो कि मार्केट के अंदर एग्जैक्टली चल क्या रहा है और मार्केट किस फेज के अंदर आपको लेकर के जा रही है। मार्केट आपसे क्या चाहती है? मार्केट चाहती है पेशेंस के साथ बैठो, अभी जो डील आ रही है चाइना की उसका वेट करो, जब सपोर्ट मिले तब इन्वेस्ट करो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग बहुत अच्छी काम करती है। एसआईपी के अंदर आपके जो रिटर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े कम ज़्यादा होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि भाई आप ऊपर भी खरीद रहे हो, नीचे भी खरीद रहे हो। ज़्यादातर देखा गया है डेटा के अंदर कि 80% इन्वेस्टर जब बाजार गिरता है तो खरीद ही नहीं पाते। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा। स्टेप अप स्टेप डाउन एसआईपी करनी होती है। अभी टाइम है स्टेप डाउन एसआईपी करने का। अगर बाजार में गिरावट आ जाए तो स्टेप अप, मतलब गोल्ड के अंदर स्टेप अप करनी है और स्टॉक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर स्टेप डाउन करनी है। समझ रहे हो? और लोग इसका उल्टा करेंगे, गोल्ड में स्टेप डाउन कर देंगे क्योंकि गिर रहा है और निफ्टी के अंदर स्टेप अप कर देंगे क्योंकि उठ रहा है। क्यों? क्योंकि उड़ते उठते सूरज को हर इंसान सलाम करता, लेकिन जब वो सूरज दोबारा डूबता लोग कहते हैं भाई रोशनी कहाँ गई। मतलब वहां पे सूरज जब डूबेगा तो लोगों को लगेगा कि भाई प्रॉफिट्स कहाँ गए। क्यों जाएंगे भाई? प्रॉफिट नहीं बनेंगे ना। ऊपर हमने खरीदा है तो भाई फिर हमें वो वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। तो नेट नेट आई होप आपको समझ आएगा कि बाजार में क्या चल रहा है, एज अ पर्सपेक्टिव क्या है। लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से बुलिश रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म में कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, और वेरी शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट बुक करो और भागो भाई। क्योंकि वेरी शॉर्ट टर्म में 2025 के एंड तक तो अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अभी भी सारे सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, चीज़ें बदल नहीं गई हैं। तो प्रैक्टिकली 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 में जिस हिसाब से चीज़ें अभी चल रही हैं, मुझे लगता है गोल्ड वापस से कोप अप करेगा, वापस से चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन 2026 की बात है, 2025 में मुझे लगता है जो होना था हो गया। अब हमें थोड़ा आराम से बैठ करके चीज़ों को देखना है और समझना चाहिए। आई होप मैंने आपको इन डेप्थ चीज़ें क्लियर कर दी कि क्या हो रहा है, क्या सोचना है, कैसे काम करना है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।